दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी मेरे भाई कंप्यूटर भाइयों का मैं आपके अपने चैनल ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में मैं आत्मा सिंह तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आ जाइए सब लोग और एक बार फिर से जुड़िए मेरे साथ। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये लक्ष्य बैच चल रहा है आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है, आप यूपी टेट हैं, सुपर टेट हैं, अदरवाइज आप यूपीएसआई, यूपीपी और आरओ की तैयारी अगर कर रहे हैं और अगर जीएस उसमें पूछा जाने वाला है, ठीक, पूछा ही जाता है, तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपसे बात कहना चाहूँगा, जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी मेरे द्वारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन दिया जाता है या लेटेस्ट कोई न्यूज़ दी जाती है तो आप तक तुरंत पहुंच सके। और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन लोगों से निवेदन है कि सब लोग सेशन को शेयर कर दें। ओके, चलिए लेट्स गो, स्टार्ट नाउ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, क्या दिया? कौन सा जीव दो टुकड़ों में कट जाने के बाद फिर से बढ़ जाता है? अब आप बताइएगा, मेढक है, क्या इसको दो टुकड़ों में काटने के बाद ये बढ़ेगा? छिपकली है, इसको दो टुकड़ों पर काटने के बाद बढ़ेगी? नहीं। इसकी अगर इसकी पूंछ जो है वो कट गई हो तो उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर से पुनः उग जाती है। ठीक है। तिलचट्टा का कहते हैं अगर उसका सर काट दो तो कई दिनों तक जीवित रहता है, कई महीनों तक। केचुआ जो होता है ये एक ऐसा प्राणी होता है, ऐसा जीव होता है देखिएगा, केचुआ जो होता है, केचुआ का जैसे केचुआ है, अगर उसको बीच से काट दिया जाए तो भी ये बढ़ता रहता है, तो भी ये क्या होता है? बढ़ता रहता है, कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो ध्यान रखना, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, सेकेंड इज द राइट आंसर। ओके, चलिएगा अब इसको देखें, क्या दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है आपके सामने? दिया है कि हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है। अब आपको बताना है हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है। जीवाणु के कारण, रोआ का विषाणु, तीव्र विषाणु, रेबीज का विषाणु। अब आप बताइएगा रेबीज का विषाणु है कि कौन सा जीवाणु है कि तीव्र विषाणु है? तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, रेबीज के कारण होता है मेरे दोस्त। किसके कारण होता है? रेबीज के कारण होता है। और आप लोग ये बताइएगा, रेबीज कुत्ते के काटने से है ना, या आप देखेंगे सियार होता है उसके काटने से, या जो भी ये जंगली जीव होते हैं इनके काटने से आप में रेबीज फैल जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्रश नहीं करता ना, ये क्या नहीं करता? ब्रश नहीं करता। आप लोग कमेंट करके मुझे जवाब दीजिएगा, रेबीज की खोज किसने किया था? सभी लोग कमेंट करिएगा, रेबीज की खोज किसने किया था? खोज किसने किया था? किसने किया था? सभी लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा इसको कि रेबीज की खोज किसने किया था। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। हाँ, ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया है वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधी होता है या क्या कहलाता है? आपको बताना है कि जो यहां पर स्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधी होता है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिएगा, दृढ़ स्थूल, प्राचीन भूखंड, विवर्तनिकी आधार पट्टिका या सील्ड या ढाल क्या कहते हैं? तो देखिएगा, वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचनात्मक, स्थूल मतलब मजबूत संरचनात्मक है, के प्रति प्रतिरोधी होता है या क्या कहलाता है? तो ये इसकी क्या होती हैं? ढालें होती हैं, सील्ड होता है। क्या होता है? ये सील्ड होता है, ढाल होती है। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पनामा नहर सुएज नहर से पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है, क्यों भिन्न है बताइएगा?
कमेंट करके जवाब दीजिएगा मुझे कि क्यों भिन्न है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है कि पनामा नहर कहाँ है। तो आप जानते हैं ना कि कैरेबियन सागर है, कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर, इनके बीच में ये नहर है जिसका नाम है पनामा। ओके, और ये पनामा नहर विश्व की एकमात्र नहर है जो कि लॉक सिस्टम नहर है। कैसी है? लॉक सिस्टम नहर है। जब चाहो तब इसको स्टार्ट करो, जब चाहो तब इसको बंद कर दो। ओके, स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। क्या है? जहाजी नहर है। इस नहर की वजह से, जो स्वेज नहर है, इसकी वजह से भारत और यूरोप के बीच लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है, क्योंकि अब जो है सीधा सीधा ये लाल सागर से प्रवेश करके और यहाँ पर स्वेज नहर है, स्वेज नहर में पहुँचकर और ये सीधे कहाँ चली जाती है? भूमध्य सागर में पहुँच जाती है। कहाँ पर? भूमध्य सागर में पहुँच जाते हैं। पहले क्या होता था? अफ्रीका का पूरा चक्कर लगा के नीचे से आकर के पहुंचना होता था। तो किस तरह से भिन्न है? ये इसमें लॉक सिस्टम प्रणाली है, जल पास प्रणाली है या लॉक सिस्टम प्रणाली है। ओके, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। और एक चीज, हाँ ये तो ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? प्रश्न ये आ गया कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया। तो इसका आंसर तो हो जाएगा भाई क्या? 24 जनवरी 1950 को। ठीक, आगे देखिएगा 24 जनवरी 1950। लेकिन पूछा जाए सर्वप्रथम कब गाया गया? सर्वप्रथम राष्ट्रगान कब गाया गया? तो आप बताएंगे सर ये तो 1911 में गाया गया। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में, है ना। और इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित विशन नारायण जी। ठीक है, कौन कर रहे थे? पंडित विशन नारायण जी इसकी क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। ओके, क्लियर है एकदम ना। और आपको ये भी पता होगा 1911 में ही भारत जॉर्ज पंचम और मैरी आए थे। कौन आया था? जॉर्ज पंचम और इनकी पत्नी मैरी भारत आए हुए थे। इन्हीं के उपलक्ष्य में, आने के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। क्या? दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दरबार का आयोजन हुआ था। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, और सर यहीं पर जॉर्ज पंचम जी के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। क्या? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और राजधानी क्या किया गया था? यहीं पर राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र करने का आदेश दिया गया था। दिल्ली 1912 में हो गई। ठीक है, आदेश यहाँ हुआ था, 1912 में ये हो गया था। ओके, चलिए, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा बाबू। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता है ना, मेरा लाइक तो बनता है, ये मेरा अधिकार है। आप लोग जरूर करिएगा लाइक। ओके, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा गया? यहां पर कहा गया आपसे कि 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई? अब बताइएगा, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी, B.K. चिपलंगर, आनंद मोहन बोस, शिशिर कुमार घोष। तो बताइए किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले आप याद रखिएगा, ये आनंद मोहन बोस जी के द्वारा किया गया था। बदरुद्दीन तैयब जी क्या थे? पहले मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष थे। पहले मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में।
फेसबुक के संस्थापक कौन है बताना है आपको। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं, ब्रायन एक्टन हैं, जिमी वेल्स हैं, लैरी पेज हैं। तो बाबू याद रखना फेसबुक के संस्थापक कौन है, मार्क जुकरबर्ग हैं। ओके चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। खेल नृत्य रूप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है। अब आप लोग कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कि किस राज्य से है थोड़ा लोक नृत्य। देखिएगा क्या दिया, खेल नृत्य, लोक नहीं खेल नृत्य थोड़ा कहाँ से संबंधित है। तो आप लोग यहाँ पर जवाब देंगे, क्या देंगे जवाब, हिमाचल प्रदेश से है सर। कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश से है। थोड़ा नृत्य कहाँ से है बाबू, हिमाचल प्रदेश से है। कमेंट करके सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा, सभी मेरे मित्र इसका जवाब देंगे। कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश से है। और ये मार्शल आर्ट की तरह होता है। किस प्रकार का होता है, जैसे मार्शल आर्ट होता है, मार्शल आर्ट उसी तरह का ये होता है। ओके, मार्शल आर्ट की तरह होता है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, श्रृंखलन में प्रबल होता है। अब बताओ श्रृंखलन में क्या प्रबल होता है। ऑप्शन यहाँ सब दिए गए हैं, यहाँ पर आपको भरना है। श्रृंखलन में प्रबल होता है सल्फर, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और कार्बन। तो बताइएगा इसमें कौन सा होगा दोस्त, बताइएगा, तुरंत बताइए सब लोग, सभी लोग बताइएगा। चलिए बताइए कौन सा होगा। तो इसका आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर, कार्बन हो जाएगा। क्योंकि कार्बन से देखिए क्या क्या बनता है, कार्बन से आपको मिलेगा डायमंड। क्या मिलेगा, कार्बन से आपको मिलेगा डायमंड बाबू। क्या मिलता है, डायमंड मिलता है, ग्रेफाइट मिलता है ना। क्या मिलता है, ग्रेफाइट मिलता है, ग्रेफाइट मिलता है ना, फुलरीन मिलता है। ये सब किससे मिलते हैं, डायमंड कार्बन से मिलते हैं। ओके चलिए। और अगर कहा जाए सबसे स्थिर रूप इसका कौन सा होता है, तो सबसे स्थिर रूप इसका ग्रेफाइट का होता है। सबसे स्थिर रूप होता है, सबसे स्थिर रूप होता है। ओके, और सबसे सॉलिड रूप क्या होता है, डायमंड होता है। सबसे मजबूत या सॉलिड कौन सा होता है, मजबूत, ये होता है आपका डायमंड। ओके चलिए, सिलिकॉन वैली भारत में कौन सी है, बेंगलुरु को कहते हैं, बेंगलुरु को कहते हैं सिलिकॉन वैली। ओके चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। देखो क्या कहता है अगला क्वेश्चन आपसे बाबू, ध्यान से देखना। हाँ, कहा है इसने, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। ध्यान देना, शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। कमेंट करके जवाब दीजिएगा सभी लोग। देखिए शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो मेरे दोस्त याद रखना, शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। ओके क्लियर एकदम, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब आप जानते हैं जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस होती है। हाइड्रोजन को आप जानते हैं क्या, कि हाइड्रोजन के दो अणु मिल करके आपस में हीलियम का निर्माण करते हैं। और ये क्रिया जो होती है नाभिकीय संलयन कहलाती है। क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन कहलाती है। और ये कहाँ होती है, ये होती है जितने भी स्टार हैं, जितने भी स्टार हैं सभी स्टारों में ये प्रक्रिया होती है। हमारा सूर्य भी एक तारा है, वहाँ पर भी ये प्रक्रिया होती है। इसी की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। ये क्या बनाता है, ये बना लेता है 4 है ना प्लस ऊर्जा, और जो ये ऊर्जा होती है यही क्या होती है, उसकी एनर्जी होती है। ठीक है चलिएगा आगे बढ़ेंगे। और ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर के क्या बनाते हैं, ओजोन लेयर को बनाते हैं। किसको बनाएंगे, ओजोन परत को बनाते हैं। ठीक है चलिए आगे बढ़ें। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर कोई मात्रा पूछे तो 0.03% आपको वायुमंडल में मिलने वाली गैस है। ओके चलिए ठीक है आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? अब आपको बताना है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ अवस्थित है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे भाई। तो देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है वो कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, तो मुंबई, एक तो मुंबई खुद में बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह, ठीक, लेकिन इसके भार को कम करने के लिए इसके बगल में बनाया गया है क्या? आपका जवाहरलाल नेहरू पत्तन। क्या? जवाहरलाल नेहरू पत्तन। ओके, नेहरू पत्तन। ठीक है, आगे आपसे कोई पूछे पारादीप कहाँ है, तो मेरे दोस्त बताइएगा पारादीप कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और अगर आपसे कोई पूछे कोचीन, तो कोचीन कहाँ पड़ता है? भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है, सबसे बड़ा ये क्या है? शिपयार्ड है। और ये कहाँ पड़ेगा? केरल में पड़ता है कोचीन। कहाँ पड़ेगा? केरल में पड़ेगा। कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया, आप जानते हैं सभी लोग, ये यहाँ पर हल्दिया है, हल्दिया बंदरगाह या कोलकाता बंदरगाह कहते हैं इसको, ध्यान देना, हल्दिया बंदरगाह या कोलकाता बंदरगाह कहा जाता है। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। 1984 पुस्तक का लेखक कौन है? देखिए, 1984 पुस्तक के लेखक कौन है बताना है आपको। J.M. बेरी है, वाल्टर स्कॉट है, जॉर्ज ऑरवेल है, थॉमस हार्डी हैं। तो आपको इसमें बताना है कि 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ऑरवेल साहब हैं 1984 पुस्तक के लेखक। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार? प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। तो आप बताएंगे किस में दिया जाएगा? साहित्य में, फिल्म में, पत्रकारिता में और संगीत में। तो देखिएगा, इसमें किस में दिया जाएगा बताइएगा आप लोग, सभी लोग। तो ये दिया जाता है आपको साहित्य में। किस में दिया जाएगा? साहित्य में दिया जाता है। फिल्मों के लिए क्या दिया जाता है? फिल्मों के लिए ऑस्कर इवेंट होते हैं, ऑस्कर पुरस्कारों को दिया जाता है। ठीक है, और या तो पत्रकारिता में क्या दिया जाता है? तो पत्रकारिता में पुलित्जर, एक मिनट रुकिएगा, पत्रकारिता में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार। और भारत में तो आप जानते हैं रवीश कुमार जी ने प्राप्त किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं? अब आपको बताना है पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं। सभी लोग कमेंट करके जवाब देंगे, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं। कमेंट नाउ, सब लोगों के कमेंट आने चाहिए, सभी लोगों के कमेंट आने चाहिए बाबू। चलिए बताइएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं? तो आप लोग बताएंगे वे संतूर वादक हैं। कौन है? संतूर वादक हैं। ठीक है, और अगर सितार के लिए बोला जाए तो सितार वादकों में फेमस हैं पंडित रविशंकर जी। कौन है? पंडित रविशंकर जी। और कौन से हैं? पंडित उमा शंकर जी, उमा शंकर जी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इनको। ये दोनों सितार वादक हैं जो फेमस है ना। और वीणा वादक एस बालचंद्रन। कौन है? एस बालचंद्रन, ध्यान दीजिएगा, एस बालचंद्रन है जो कि बहुत फेमस पर्सनालिटी है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है देखो। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, सभी लोग ध्यान से देखिएगा इसको। कहता है केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा द्वारा हाल ही में भारत का पहला पूर्ण डोम 3D डिजिटल थिएटर का उद्घाटन किया गया। अब बताइए, पूर्ण डोम 3D डिजिटल थिएटर का उद्घाटन किया गया,
कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में, चंडीगढ़ में, नई दिल्ली में या कोलकाता में? तो बताइएगा मेरे दोस्त। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, मतलब कोलकाता में दिया गया। कहाँ पर दिया गया? कोलकाता में दिया गया बाबू, लिख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल, शीतोष्ण घास स्थल, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं? अब इसको ध्यान देना, ये आपका जबरदस्त क्वेश्चन बनता है। शीतोष्ण घास स्थल, तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को मेरे दोस्त प्रेयरी घास का मैदान कहते हैं। इसे ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ब्रेड बास्केट, बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। प्रेरी मैदान, स्टेपी मैदान कहाँ पाया जाएगा? मिडिल एशिया में। कहाँ पर? मध्य एशिया में आपको देखने को मिलेगा, है ना। कहाँ मिलेगा? मध्य एशिया में आपको देखने को मिलेगा। क्या? आपको स्टेपी मैदान। ठीक है, अब देखिए कोयल पिच मतलब डाउन, डाउन तो कुछ होता नहीं, पैम्पास डाउन होना चाहिए था। पैम्पास कहाँ मिलेगा? ये अर्जेंटीना, अर्जेंटीना और ब्राज़ील सीमा पर मिलेगा। कहाँ पर? ब्राज़ील सीमा पर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरी खाद किससे प्राप्त की जाती है? बताइएगा, हरी खाद किससे प्राप्त की जाती है? घरेलू शाक अपशिष्ट से, तिलहन भूसी की टिकिया से, नया पशु मलमूत्र से, अपघटित हो रहे सिंब पादप से। अब आप लोग बताइएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। सभी लोग कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा, सभी लोग कमेंट करके इसका जवाब देंगे। बताइएगा सब लोग, किससे प्राप्त किया जाता है हरी खाद? हरी खाद का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? सभी लोग कमेंट करके बताना। जैविक खाद होती है और हरी खाद होती है, दो प्रकार की खाद होती है ना। तो जो जैविक खाद होती है वो मलमूत्र से हो गया, तिलहन भूसी की टिकियाँ, घरेलू शाक अपशिष्ट। तो हरी खाद का जो निर्माण होगा उसमें हो रहे सिंब पादप। तो देखिए यहाँ पर मेरे हिसाब से जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा कि जो घरेलू शाक अपशिष्ट निकलते हैं उससे हरी खाद का हम निर्माण कर सकते हैं। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो देखो यहाँ पर दिया गया है कि लवणों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा? बताइए, अगर लवणों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा? अब बताना है आपको कौन करेगा। एस मतलब सल्फर, सोडियम, अर्जेंटम, फास्फोरस। बताइएगा, तो इसमें हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सोडियम उसको प्रतिस्थापित करता है। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता? अब आपको बताना है निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता। हेमेटाइट इसमें तो होता है, हेमेटाइट में तो होता है, ये लोहे का एक प्रकार है ना। बॉक्साइट एल्युमिनियम है ना। क्रायोलाइट, कैल्साइट, तो ये देखिए क्रायोलाइट जो होता है इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। किस में नहीं पाया जाता? क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता मेरे मित्र, बिल्कुल नहीं पाया जाता। किसमें? क्रायोलाइट के अंदर। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलेंगे। अब कहा गया क्या 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? अब बताइएगा, बहुत बेहतरीन, बहुत फेमस क्वेश्चन है, जबरदस्त। तो बताइए, रानी अवंतीबाई हैं, रानी रुद्रांबरा है, रानी दुर्गावती और रानी अहिल्याबाई हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर रानी दुर्गावती जो है, ध्यान दीजिएगा, रानी दुर्गावती ने अपने आप को गढ़कटंगा को बचाने के लिए न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया और मुगलों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किया। ओके, ये है धन्य छत्राणी। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको बताइएगा। कहते हैं जे जे थॉम्सन को
किसकी खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आप सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ईटा पर नाच, है ना, पढ़ते चले आ रहे हैं ना। ई फॉर हो गया इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन हो गया। टी फॉर हो गया टॉमसन या थॉमसन, है ना, ओके। पी फॉर हो गया प्रोटॉन। आर फॉर हो गया रदरफोर्ड। एन फॉर हो गया न्यूट्रॉन और चा फॉर हो गया चैडविक। याद रखना बाबू इसको, है ना। ईटा पर नाच, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी खोज थॉमसन ने किया, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया। तो ये किसका पूछा है? जे थॉमसन ने। तो किसकी खोज किया था इन्होंने? इलेक्ट्रॉन की किया था। ओके, क्लियर है एकदम। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। के संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को प्रामाणिक भाषा की सूची में शामिल किया गया था, मतलब 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था ये आपको कंफर्मेशन करना है। तो आप बताइएगा, 73वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन। तो आप लोग सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। तो बाबू देखिएगा, 73वां संविधान संशोधन तो पंचायती राज से है। किससे है? पंचायती राज से है, ठीक है। चलिए, पंचायती राज व्यवस्था से है। 92वां संविधान संशोधन इज द राइट आंसर। और लेकिन ये 73वां जो हुआ था ये 1992 में हुआ था, 3 में नहीं हुआ था, ठीक है। आगे देखिएगा, तो ये 92वां संविधान संशोधन इज द राइट आंसर। ये क्या हुआ कि 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, इसके पहले 18 भाषाएं थी। अब वर्तमान में हमारे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं बाबू? 22 भाषाएं। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है, ठीक है। चलिएगा, 103वां संविधान संशोधन किससे है? EWS से है, EWS, है ना। किससे है? EWS से है। 101वां संविधान संशोधन किससे है? ये बाबू GST से है। किससे? GST से। और 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच जो हुआ, कुछ एनक्लेव का आदान प्रदान हुआ, तो वो उससे है भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? सिंहगढ़ के किले, हाँ ध्यान देना, सिंहगढ़ के किले की मुगलों से रक्षा करते हुए निम्नलिखित में से किस मराठा शासक को अपने प्राण गंवाने पड़े थे? सिंहगढ़ के किले को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किस मराठा शासक को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी? मुगलों के सामने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था, वो कौन सा व्यक्ति है? चीमाजी आपा, बाजी प्रभु देशपांडे, तानाजी मालुसरे, बाजी पसालकर। तो इसमें कौन सा है? तानाजी हैं, तानाजी मालुसरे हैं, मालुसरे, जिन्होंने सिंहगढ़ के किले की रक्षा करते हुए मुगलों से भिड़ गए थे और अंत में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, ध्यान से देखना। कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशियां, कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशियां, है ना, हैं क्या कहलाती हैं? मासेटर कहलाती हैं, अकिलीज टेंडन कहलाते हैं, डेल्टाइडस कहलाती हैं, या सर्टोरियस कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ये हो जाएगा डेल्टाइडस। क्या हो जाएगा? डेल्टाइडस हो जाएगा, ठीक है। कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशियां जो यहाँ पर हैं उसे डेल्टाइडस कहते हैं, यहाँ पर जो पाए जाते हैं उसे डेल्टाइडस कहा जाता है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। अब आप लोग बताइएगा हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन है? श्वेत रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा, सभी विकल्प सही हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है? तो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि मुख्य घटक पूछा है। वैसे ब्लड में तो ये सब कुछ पाया जाता है, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा,
है ना, सभी विकल्प सही हैं, लेकिन लाल रक्त कणिकाएं जो होती है मुख्य घटक होती है। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है। अब आप लोग जवाब दीजिएगा यहाँ पर, किस अंग से पेसमेकर संबंधित है, सभी लोग बताइएगा। तो लीवर से है, मस्तिष्क से है, हृदय से या फेफड़े से। सब जानते हैं कि पेसमेकर हृदय का कंट्रोलर होता है या सूचक होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिएगा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है। अब आप लोग बताइएगा कमेंट करके मुझे कि मसाई किस देश की जनजाति है। अब देश तो नहीं दिया, यहाँ पर होना चाहिए था, है ना, क्या होना चाहिए था यहाँ पर होना चाहिए था मसाई किस महादेश की जनजाति है, या तो देश भी दिया था तो यहाँ पर लिख देता अफ्रीका। कोई देश नहीं, ये कॉन्टिनेंट है ना। मसाई जो है जनजाति है वो तंजानिया के क्षेत्र में पाई जाती है, केन्या तंजानिया के क्षेत्र में पाई जाती है। ओके, तो याद रखिएगा मसाई जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है ना। कहाँ पर, अफ्रीका के तंजानिया के क्षेत्र में। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। बताइए, इसका जवाब दीजिएगा सभी लोग, बताइएगा सब लोग। कहते हैं मैरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। तो आप लोग बताइएगा मेरे दोस्त, कौन सा है, प्रशांत महासागर में। याद रखिएगा कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है, और इसको मैरियाना स्ट्रेंच कहते हैं। फिलीपींस द्वीप समूह के, फिलीपींस है ना, द्वीप समूह के पूर्व में, द्वीप समूह के किस साइड पर है, समूह के पूर्व में स्थित है मैरियाना स्ट्रेंच। और इसकी जो गहराई है मेरे दोस्त, इसकी गहराई कितना है, 11,033 मीटर, और कहीं कहीं पर मिलती है 11,022 मीटर। ओके, चलिएगा, एक हो गया। इसके बाद आपसे सुंडा गर्त कोई पूछे तो किसका है, हिंद महासागर का है। सुंडा गर्त किसका है, हिंद महासागर का है। ओके, और अगर अटलांटिक या अंध महासागर का पूछे, अटलांटिक या अंध महासागर, तो आप बताओगे इसकी सबसे गहरी गर्त है पोर्टोरिको। क्या है, पोर्टोरिको सबसे गहरा गर्त है, ठीक है। ये उथला सागर है, आर्कटिक महासागर एक उथला सागर है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। न्याय सूत्र किसने लिखा, बताइएगा, न्याय सूत्र किसने लिखा। व्यास ने, गौतम ने, कपिल ने, चरक ने। बताइएगा सभी लोग कमेंट करके बताना। तो न्याय सूत्र के जनक जो हैं वो कौन से हैं, गौतम जी हैं। और चरक के द्वारा चरक संहिता लिखी गई थी। क्या, चरक संहिता लिखी गई थी। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। कहता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। अब आपको बताना है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड बेवल है, लॉर्ड माउंटबेटन है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, है ना, क्योंकि इसमें ऑप्शन तो है ही नहीं कोई। लिखना चाहिए आप यहाँ पर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन जी थे, ठीक है। याद रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले हमारे जो गवर्नर जनरल बने तो लॉर्ड माउंटबेटन बने, फिर इसके बाद हमारे कौन बनते हैं, फिर श्री राजगोपालाचारी बनते हैं, फिर इसके बाद जो है कॉन्टिन्यूअस, फिर राजेंद्र प्रसाद जी आगे आते जाते हैं। लॉर्ड बेबल योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड बेबल इनके पहले थे, ठीक है। लॉर्ड कर्जन को बंगाल विभाजन के लिए सर्वाधिक जाना जाता है, बंगाल विभाजन के लिए इन्हें सर्वाधिक जाना जाता है। 1905 में इन्होंने बंगाल विभाजन किया था। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में 1857 का विद्रोह हुआ था। 1857 की जो क्रांति है ये इन्हीं के टाइम पे हुई थी। किसके क्रांति है, लॉर्ड कैनिंग। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल व वायसराय थे, गवर्नर जनरल व वायसराय थे, ठीक है ना बाबू। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक, बहुत अच्छे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए आज के लिए इतना ही बाबू, है ना, सभी लोगों से आज के लिए इतना ही।
आप लोगों को सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा मेरे दोस्तों। आपको क्वेश्चन का लेवल क्या लगा उसके लिए भी बताइएगा, लेकिन कमेंट करना जरूर मतलब कभी मत भूला करिए बाबू, कमेंट जरूर कर दिया करिए और लाइक भी कर दिया करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं। मैं आप लोगों से बार बार हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, वीडियो पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए, ठीक है। क्योंकि इसमें जितना मेहनत करके मैं वीडियो को बनाता हूं आपके लिए डेडिकेशन के साथ, और आप लोग अगर स्किप कर देंगे तो मेरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसीलिए अगर मेरी मेहनत को तनिक भी तवज्जो देते हैं तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। ओके बाबू, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा, ठीक है। पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम को छोड़ दीजिएगा, मैं उसको देखूंगा और उसका सॉल्यूशन देखूंगा। ओके, चलिए बाबू आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। तब तक आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।